क्या बोलते होंगे? सही हो गया अनुमान? ठीक है, चलो तो लिख लो चटैया संस्कृति। ठीक है, अब आपके लिए याद रखने के लिए आसान है कि भारतीय संस्कृति कौन सी? चटैया संस्कृति है। अब देखो, पाकिस्तान मोनोलिथिक कल्चर है, अमेरिका मेल्टिंग पॉट कल्चर है, और भारत सैलिड बॉल या मोजाइक कल्चर है। हम लोग सैलिड बॉल कल्चर को बोल देते हैं सामासिक संस्कृति, यानी कि कंपोजिट कल्चर। ये शब्द मैं यहां देता हूं, कंपोजिट कल्चर या सामासिक संस्कृति। सामासिक, ये हमारा वर्जन है। अमेरिकी लोग ये नहीं मानते भारत के बारे में, इंग्लैंड के लोग नहीं मानते, हम मानते हैं अपने बारे में। अमेरिकी कहते हैं, हम कंपोजिट का मतलब ये हुआ कि विभिन्न संस्कृतियां अपने अपने तेवर के साथ रहें, मिलजुल के रहें, किसी पर यह बाध्यता ना हो कि तुमको हमारे जैसा होना है या हमको तुम्हारे जैसा होना है। इस माहौल में अगर संस्कृति है तो कंपोजिट कल्चर है। इतिहास के लोग कहते हैं गप अच्छी मार लेते हो। अगर सच में भारत का इतिहास ऐसा ही था तो फिर बड़ी समस्या है, और एक ही वाक्य में सब ध्वस्त हो जाता है कि भारत का इतिहास पढ़ते तो उसमें मिलता है कि शक आए, हूण आए, यवन आए, गया कोई भी नहीं और मिलता भी कोई नहीं इनमें से। आपने सुना है कि भारत में शक आए थे, हूण आए थे, यवन आए थे? कोई वापस गया था? वो तो नहीं मिलता, वापस चले गए, आए, गए ही नहीं, और आज मिल ही नहीं रहे। आपने कोई शक देखा है? हूण देखा हो? नहीं देखा? मैं आज तक ढूंढ रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति से सरनेम हूण हो, मुझे मिला नहीं अब तक। तो अंग्रेज पूछते हैं हमसे कि शक तुम्हारे देश में गए, हूण तुम्हारे देश में गए, अब मिल नहीं रहे, कहाँ गए? इसका एक ही उत्तर है कि वो हमारी वर्ण व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में समाहित हो गए। और यदि समाहित हो गए तो क्या ये सैलिड बॉल कल्चर है या ये शुरुआत में मोनोलिथिक कल्चर जैसा कुछ मामला था? सो सैड, खराब लगा सुन के आपको ना, कि हम तो कंपोजिट मान के काम चला रहे थे अपना, आज तो कुछ और ही पता लगा। कोई बात नहीं, कहने के लिए वही कहने, कंपोजिट कल्चर है और हमारे संविधान में लिखा हुआ है आदि 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 आदि, उससे काम चलाइए। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपने कंपोजिट इतनी बार बोला तो लगा कि चलिए थोड़ा समझ लेते हैं, लौट के आइए इस पर कि सहिष्णुता। अब क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि सहिष्णुता अगर व्यापक अर्थ में है तो वो कंपोजिट कल्चर पैदा करने का मैकेनिज्म है, जो पिछले आधे घंटे में बताया, अब आधे मिनट में सुन लो। सहनशीलता के दो अर्थ हैं, संकीर्ण और व्यापक। संकीर्ण या सीमित या नकारात्मक अर्थ में इसका मतलब है अपने विरोधी व्यक्ति को, चाहे वो धर्म में, नस्ल में, जाति में, विचारधारा में, विचार में, पार्टी में, रुचि में या व्यक्तिगत स्तर पर विरोधी है, उसके साथ सीधे हिंसा में इन्वॉल्व न होना, बल्कि अपने क्रोध को अपने मन में दबा के रखना, सहन करना, ताकि स्थितियां ज्यादा न बिगड़े। इसको बोलते हैं सहिष्णुता का पहला अर्थ, सीमित अर्थ। किंतु जब व्यक्ति सहिष्णुता के रास्ते पर चलता है तो इसके बाद सेकंड स्टेज वहां आती है जहां सकारात्मक अर्थ आता है, व्यापक अर्थ। इसका मतलब जिस व्यक्ति से नफरत थी, शत्रुता थी, परेशानी थी, केवल सहन न करना बल्कि उसे सम्मान भी करना, उसकी स्थितियों को समझना, महसूस करना, हो सके तो उससे प्रेम, सहजता, मोहब्बत जैसा कोई संबंध रखना, उसकी चिंता करना, ताकि चीजें और बेहतर स्तर पर चले। और जब सहिष्णुता का ये अर्थ डेवलप होता है किसी समाज में, उस समाज के विभिन्न समुदाय अन्य समुदायों के साथ वैसे संबंध रखते हैं, तो जो कल्चर बनती है वो कल्चर होती है कंपोजिट कल्चर, जो एक सेंस में मेल्टिंग पॉट कल्चर से भी बेहतर स्तर, अगर कहना ही तो आप कह सकते हैं, जो एक स्तर पर सैलिड बॉल कल्चर या मोजाइक कल्चर के आसपास की स्थिति बन जाती है। अब बात समझ में आ गई यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, अब यह है कि सहिष्णुता भारत और पश्चिम में यह मूल्य किस किस रूप में दिखाई पड़ता है। भारत इस मामले में बेहतर है। भारत में सहिष्णुता का मूल्य बहुत प्राचीन समय से लगातार दिखाई पड़ता है, और कुछ कुछ रेफरेंसेस अगर आप कोट कर सकेंगे तो आपका उत्तर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जैसे वेद और उपनिषद के काल की अगर बात करेंगे आप, तो दो वाक्य आपको बचपन से ही सुनाए गए होंगे, अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ें तो पक्का, और नहीं तो भी संभावना है कि सुनी होंगे आपने। वेदों का एक वाक्य आपने सुना है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, या सुना हो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सुना है? चलो, तो आप इसको ना वैदिक साहित्य एक ही मान के दो वाक्य नोट कर लें, जो भी याद रह जाए। एक वाक्य है एकम सत, मतलब अगर संधि कर देंगे तो द हो जाएगा, सद विप्रा हो जाएगा, अगर अलग करेंगे तो सत रहेगा। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा बकंती नहीं, वदंती। ठीक, बड़ा आदमी कुछ बोलता है, लोग बोलते हैं कि बकंती कर रहा है, वदंती नहीं कर रहा है। वदन नहीं, बकैती तो मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ भाई, हम संस्कृत निष्ठ तरीके से बोले बकंती, और देसी भाषा में बकैती बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सत्य एक ही है, एकम सत्य। विप्रा, विप्र कौन होता है? विप्र का बेसिक मतलब तो होता है जो ब्राह्मण व्यक्ति है, लेकिन हम यहाँ ब्राह्मण के सेंस में ना लेके समझदार के सेंस में ले, ज्ञानी के सेंस में ले। ठीक, एकम सत्य विप्रा मतलब बहुवचन, ज्ञानी लोग, बहुधा वदंती, उसी एक सत्य को भिन्न भिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। इस वाक्य की सेंस क्या हुई कि दूसरों के सच को भी सच मानो, सहन करो। ऐसा क्या है भाई, तुम्हें लगता है भगवान चार हैं, हमें लगता है भगवान एक है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? और आपको लगता है भगवान जी है ही नहीं, तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आपकी अपनी राय है। जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विश्वास से सहज हो जाते हैं, तनाव किस बात का है? देखिए, अब आगे के जीवन में आपको करना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी होता है। आप सिविल सेवक बन जाएंगे, किसी धर्म विशेष को मानते हैं, और एक ऐसे जिले में चले गए जहां उस धर्म के लोग नहीं के बराबर हैं, दूसरे धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं, मैनेज करना ही होगा ना, और आपको वहां पर ये परिचय भी देना है कि आप इन चीजों को सहन कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, करना पड़ेगा। फिर एक है मुंडे मुंडे मत भिन्ना, मुंडे मुंडे मत भिन्ना,
उस लड़की का नाम क्या है जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है? पंकजा मुंडे। इसका मतलब गोपीनाथ मुंडे और पंकजा मुंडे की मति में भिन्नता हो सकती है। मिस्टर मुंडे, मिसेस मुंडे, मति भिन्ना। यह मुंडे का मतलब क्या है? मुंडी क्या होता है? मुंडी, मुंडी मतलब खोपड़ी। ये नहीं, ये खोपड़ी, इसको बोलते मुंडी। तो मुंडे, मुंड बोलते हैं, मुंड। मुंडे मुंडे मतलब विभिन्न व्यक्तियों के मस्तिष्क में अंतर होता है, सबका सोचने का अलग तरीका होता है, सबके एटीट्यूड्स अलग अलग होते हैं, सबके थॉट प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना। ये बात जिस कल्चर में कही जाएगी, क्या कमाल की कल्चर है। इसका मतलब आप विचारों के वैविध्य को स्वीकार करते हैं और उस बात को लेकर आपको तनाव नहीं होता है। आगे चल के एक दर्शन हम पढ़ने वाले बहुत जल्दी, जिसका नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन किसने दिया था? महावीर ने दिया था। महावीर जैन ने दिया था ना, किसी और ने दिया था? महावीर हनुमान ने दिया था, महावीर जैन ने दिया था। मतलब तीर्थंकरों ने दिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महावीर जैन हुए। हम जैन दर्शन का एक विचार जल्दी पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्याद्वाद। अब जानते हैं इसके बारे में? देखिए, एक बात है, एथिक्स पढ़ के आपका प्रीलिम्स के जीएस में एक आध सवाल तो एक्स्ट्रा ठीक हो जाएगा। एक आध होगा 100 में से एथिक्स पढ़ के प्रीलिम्स में। मेंस में 250 नंबर का होगा, प्रीलिम्स में 2 नंबर का मान लीजिए। क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसे सवाल फिलोसफी वाले बहुत सारे आते हैं कि कौन से दर्शन में कहा गया भारत में, ये कौन से दर्शन में, तो वो सब शायद आपके सामने आ जाएगा। स्याद्वाद का मतलब तो विस्तार में समझेंगे। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि जब भी कुछ कहो, दावा मत करो, इस तरह से कहो कि जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वहां तक ये बात इस रूप में है। अगर हर व्यक्ति इस तरह से बोलेगा, दावा नहीं करेगा, और जब दावा नहीं करेगा तो फिर झगड़े ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम झगड़े होंगे। आप कहेंगे जहां तक मैं समझता हूं मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री, आप कहेंगे किंतु जहां तक मैं समझता हूं वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर आप कहेंगे ठीक है, अपनी समझ अपने पास रखिए, मैं अपने पास रखता हूं, बाय बाय। और यदि आप दावा करने लगे, अरे मोदी जैसा कोई नहीं, 500 साल में एक बार होता है, तो दूसरा कह रहा है यही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी ऐसा कोई नहीं, 500 साल में एक बार होता है, फिर मामला बढ़ते बढ़ते गंदे नाले तक पहुंचेगा और दोनों गिरते गिरते उसके अंदर गिरेंगे, दलदल के अंदर, और फिर से पुलिस निकालेगी उनको, क्योंकि गुस्सा ज्यादा है, सहिष्णुता कम है। तो ये सब विचार क्या पैदा करते हैं? सहिष्णुता पैदा करते हैं। तो जैन दर्शन का स्याद्वाद कमाल का विचार है, उसका जिक्र कर दीजिएगा, बस काफी है इतना। और क्या, इसके बाद सीधे महात्मा गांधी को उठा लीजिए। उठा लीजिए मतलब ले आइए। वैसे महात्मा गांधी कम खाते थे तो उनको उठाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत स्लिम थे। और महात्मा गांधी के बारे में अगर कहना हो तो एक शब्द उनका सबसे प्रिय शब्द है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म भी ठीक है, केवल अहिंसा का मूल्य लिखें तब भी ठीक है। एक उनका प्रिय शब्द है सर्वधर्म समभाव। और ये दोनों मूल्य क्या हैं? बेसिकली ये दोनों मूल्य इसी बारे में संकेत करते हैं कि हमें सहिष्णु होना चाहिए। और कुछ भी कहिए, महात्मा गांधी ने सहिष्णुता के चक्कर में अपनी जान दी है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिस समय धार्मिक उन्माद फैला हुआ हो उस समय सबसे सेफ पोजीशन होती है कि आप अपने धर्म के पक्ष में खड़े हो जाए। जैसे कुछ कुछ स्थितियां उतनी खराब बेशक ना हो, लेकिन उसके आसपास तो आज भी है कि धार्मिक उन्माद ठीक स्थिति में, मतलब चरम स्थिति के आसपास पहुंच चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक सेफ रास्ता यह है कि मुसलमान मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो जाए। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसको हम पढ़े ना पढ़े इससे मतलब नहीं है। हिंदू ये कहने लगे कि भाई बहुत जरूरी है, मुसलमानों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सही किया मोदी ने, अरे सही किया है। पढ़े नहीं क्या है, बैकग्राउंड ना समझें और सीधे समर्थन कर दें, क्योंकि उनको लगने लगे कि अब अगर नहीं संभाला तो देश में हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और मुसलमान बिना ये पढ़े कि ये भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, हिंसा कर दें, आगजनी कर दें, नाराजगी व्यक्त करने लगे। और बुद्धिजीवी हिंदू पक्ष का समर्थन करें, बुद्धिजीवी मुसलमान मुसलमानों का समर्थन करने लगे। ये सबसे सेफ स्टैंड होता है ऐसे समय में। लेकिन ऐसे समय में यदि कोई हिंदू खुल के ये कहे कि नहीं, देश की सरकार ने गलत किया है, ये एक संप्रदाय के साथ धोखा है, छल है, ये अविश्वास का मामला है, या इसका रिवर्स, कोई मुसलमान किसी ऐसे मुद्दे पर जो मुस्लिम समुदाय के मामले में खुल के कहे कि हमारा समुदाय गलत कह रहा है, देश की सरकार ने ठीक किया है, ये इंटीग्रिटी का मामला है, इसकी चुकानी पड़ती है कीमत। महात्मा गांधी को गाली देना बड़ा आसान है, महात्मा गांधी का मां होने में ना नानी मर जाती है। जिस आदमी को पता हो कि सांप्रदायिक दंगे बुरी तरह चल रहे हैं, वो नोआखाली में निहत्था पहुंच जाए अकेला, मतलब फॉलोवर साथ में है, ठीक बात है, लेकिन सेना की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, उसे ये भरोसा है कि मैं जाऊंगा, चीजों को ठीक कर लूंगा, मुझ पर लोगों को भरोसा है। मतलब इतनी सांप्रदायिक जुनूनी भीड़ के बीच में निहत्थे खड़े हो जाना, इसके लिए बहुत दम चाहिए। अहिंसा कायरता नहीं होती है, अहिंसा हिंसा से आगे की स्थिति है। हिंसा के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, उतनी शक्ति और उसके बाद हिंसा नहीं करने का हौसला जब ये मिलता है तब बनती है अहिंसा। अहिंसा के लिए व्यक्ति को बहुत सहिष्णु होना पड़ता है। महात्मा गांधी की आलोचना करने वाले क्या खा के उनके बराबरी करेंगे? उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है वो सब लोग। महात्मा गांधी इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं और उनका मूल्य है अहिंसा और सर्वधर्म समभाव। इसीलिए ना कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में दरअसल आप इसके बिना काम चला ही नहीं सकते। एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में आप किसी समुदाय को खारिज करके कैसे स्थायी शांति पैदा कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। अंततः संवाद ही करना होगा और संवाद के रास्ते जितने बंद होंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए इन सब लोगों का बहुत महत्व है। और बहुत लोग हैं भारतीय परंपरा में, जैसे आप राजाओं की बात करें तो अशोक का जिक्र कीजिए, अकबर का जिक्र कीजिए, स्वाधीन भारत में नेहरू का जिक्र कीजिए, हालांकि आजकल सेफ नहीं उनका जिक्र करना, लेकिन तब भी कीजिए। इन सब लोगों ने कम से कम कल्चरल हार्मनी का प्रयास किया, सांस्कृतिक समरसता का प्रयास किया और ये कोशिश की कि धर्म वर्म की वजह से चीजें खराब ना हो। ऐसा प्रयास संस्कृति के स्तर पर कबीरदास
कबीरदास ने किया। कबीरदास ने, तुलसीदास ने, इन सब ने धार्मिक समन्वय, सामाजिक समन्वय की बात की। ये सब लोग कुल मिला के जिस मूल्य के पक्ष में है वो कौन सा है? सहिष्णुता। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भारत में सहिष्णुता का मूल्य कहाँ दिखता है तो आप बता सकते हैं विस्तार में, धूमधाम से देखता है। अब जल्दी से एक बात और बताओ, क्या भारतीय संविधान में सहिष्णुता का मूल्य है या नहीं है? तो जल्दी से कुछ आर्टिकल बताइए कि 14 है और 15 है, यानी समाज के किसी भी वर्ग से भेदभाव नहीं होगा। ये एक अच्छा मूल्य, समानता का मूल्य है। समानता का मूल्य सैद्धांतिक है आर्टिकल 14 में, उसका व्यावहारिक पक्ष 15, 16, 17 में दिखता है, तो 18 में भी दिखता है। तो आप मुख्य रूप से 14, 15 की बात कर सकते हैं। धार्मिक जो मूल्य है, जिसको बोलते हैं कि धार्मिक अधिकारों का मूल्य, धार्मिक अधिकार हर धर्म के व्यक्ति को उपलब्ध है, तो वो कौन से आर्टिकल से? 25 से। तो अनुच्छेद 25 से 28 हो गया, जिसमें हर धर्म के व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने धर्म की मान्यताओं को मान सकता है। फिर देखिए, बहुत कम देश हैं जो माइनॉरिटीज को राइट्स देते हैं, जो हमारा देश इस मामले में एक बेहतर देश है। माइनॉरिटीज के लिए प्रिविलेजेस, अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार, ये दुनिया के बहुत कम देशों की स्थिति है और भारत की स्थिति है। अगर ये है तो ये बड़े सम्मान की बात है, चिंता की बात नहीं है, इसका अपना महत्व है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 44, हाँ, समान नागरिक संहिता को ले सकते हैं, 44 की बात कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको ध्यान होगा कि एक अच्छा प्रस्तावना भी तो है संविधान की, प्रीएम्बल को भी लिखिए, जिसमें बहुत अच्छे शब्द बताए गए हैं। और इसके बाद एक केस भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, बोम्मई केस नाम से, SR बोम्मई मामला, 1993-94 का मामला है। इस मामले की महानता यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए सेकुलरिज्म को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मूल ढांचा है, संविधान में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको। और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य अगर कोई सरकार करती है जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, वो भारतीय संविधान से सुसंगत नहीं माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। देखो, सुप्रीम कोर्ट भी समय के साथ राय बदलता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में तो कोई बड़ी बेंच बैठ जाए, बड़ी बात नहीं कि कह दे कि मामला गलत था, दरअसल भारत हिंदू राष्ट्र है, समय समय का फेर है। 1993-4 का ये मामला है, लगभग उसी समय का मामला वो है जिसमें JS वर्मा +2 ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123 पर फैसला दिया था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इलेक्शन के बाद राज्य को हिंदू राज्य बना दूंगा, तो ये धार्मिक कथन नहीं है, और हिंदू शब्द केवल एक जीवन विधि है, वो मजहब नहीं है। लगभग एक ही समय में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दिया है, वो फैसला भी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा थोड़ा कि हमेशा सही बात बोलता है। सुप्रीम कोर्टस्य गलती गलती न भवति, सुप्रीम कोर्ट की गलती गलती नहीं होती, ज्ञान होता है। तो सुप्रीम कोर्टस्य गलती गलती न भवति, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। चलो, जहां तक पश्चिम की बात है, पश्चिम में ये वैल्यू थोड़ी सी कम रही है भारत की तुलना में। पश्चिम को जो भारत से सीखना चाहिए वो ये सब है, बहुत सारी चीजें जो भारत पश्चिम को सिखा सकता है, जिनमें से एक है योगा। बेचारा योग था, वहां जाके योगा हो गया। अंग्रेजी में कुछ भी चीजों अंत में अ बढ़ जाता है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजराता, रामा, कृष्णा, हनुमाना, ऐसे करके बढ़ जाता। हनुमाना सुना है कभी? लॉर्ड हनुमाना नहीं सुना है? और गुजराता सुना है? गुजराता, देयर वाज ए मैन इन गुजराता, then he came to Delhi, then his photo was printed on the currency notes। ये भविष्य का इतिहास बता रहा हूँ आपको, 2101 में ऐसा इतिहास पढ़ा जाएगा कि गुजरात में 2 महान लोग पैदा हुए कुछ गैप के साथ, एक पोरबंदर में पैदा हुआ, दूसरा कहाँ मुझे पता नहीं जहां भी हुआ, लेकिन गुजरात में हुआ। गुजरात में कहाँ, कोई नगर बता रहे हैं, ठीक है, वडनगर। अच्छा, चलिए, मैंने गुजरात में से खूब देखा पिछले 2-3 साल में, 2-3 यात्राएं की, बड़ा अच्छा राज्य है, ये तो मानना पड़ेगा, शानदार राज्य है। आप में से कोई है गुजरात से? अब गुजरात से कहाँ से? कच्छ से हैं, बहुत बढ़िया जगह है कच्छ। तो वहाँ एक जब सफेद, मतलब जो रन ऑफ कच्छ है, इतना सुंदर दृश्य है, उसकी बात ही अलग है। चलिए, अब देखिए पश्चिम में। देखिए, पश्चिम में बुनियादी मूल्य सहिष्णुता का नहीं रहा है, तो पहली बात यह मूल्य कम दिखता है। पश्चिम को उस मूल्य के बिंदु पर आने पर टाइम ज्यादा लगा हमारी तुलना में, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में दिखता है। जैसे अगर आप ग्रीक फिलोसफी की बात करें, ग्रीक फिलोसफी का मोटा मोटा मतलब है जिस समय सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये वाला जो इलाका है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 4ठी शताब्दी ईसा पश्चात तक का जो समय है, इसको बोलते हैं ग्रीक फिलोसफी का समय। ग्रीक फिलोसफी के समय में कुछ ऐसे दार्शनिक हुए, जैसे एक दर्शन का नाम है स्टोइक फिलोसफी। स्टोइक, इनका नाम मेरे ख्याल से आया पहले भी कभी, है ना? स्टोइक्स हैं, STOIC, स्टोइक फिलोसफी। और स्टोइक फिलोसफी कई लोग हुए, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था जेनो। स्टोइक लोग मानते थे कि जिसको बोलते हैं विश्व नगरवाद, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, इसका मतलब दुनिया भर के लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भारत के लोग कह रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, तब ग्रीक फिलोसफी में स्टोइक्स भी कह रहे थे विश्व नगरवाद। तो दोनों संस्कृतियों में अच्छे विचार एक ही समय में थे, तो हम कह सकते हैं कि ये लोग भी सहिष्णु थे, उस जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे। ईसा मसीह को आप सहिष्णुता का एक संकेत मान सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जो पैगाम था वो मोहब्बत का पैगाम था। ईसा मसीह के चेलों को ये बात समझ में नहीं आई, चेले तो मारने पीटने लगे, लेकिन खुद ईसा मसीह कम से कम ऐसा कहते थे। ईसा मसीह का एक वाक्य को महात्मा गांधी ने फोटोकॉपी करवा लिया और उसके बाद खूब इस्तेमाल किया, लेकिन ईमानदारी से ये कह के कि ईसा मसीह का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है।
गांधी जी ईमानदार आदमी थे। गांधी जी ने कहा कि अस्तेय में निहित है कि बौद्धिक चोरी भी नहीं करनी है। बौद्धिक चोरी का मतलब किसी के विचार को अपना विचार बता के पेश करना बौद्धिक चोरी है। और अस्तेय में उन्होंने व्याख्या की कि बौद्धिक चोरी भी चोरी है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसे किसी और के विचार को अपना बताएगा? ईसा मसीह का वाक्य पता क्या है? यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये महात्मा गांधी ने खूब कोट किया। इसमें सहिष्णुता है या नहीं है? सोचिए, कोई तमाचा मार रहा है, उसके बाद भी दूसरा गाल आगे कर रहे हैं। लेकिन दोनों महानुभाव ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि दूसरे पे मार दे तब क्या करना है। तो इसका अगला उत्तर है कि तब तक पहले का दर्द कम हो गया होगा, फिर पहले आगे कर दो, और ऐसे अनावस्था दोष की ओर बढ़ो। इनफाइनाइट रिग्रेस, एक दो तबला बना के दोनों तरफ कार्यक्रम चलता रहे। ठीक, एक बार हरियाणा के आदमी ने सीख लिया सिद्धांत ये वाला। कहीं गया, किसी ने झापड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया, उसे दूसरे मार दिया, बस इतना ही बताया था महात्मा गांधी ने। अब कार्यक्रम शुरू। और उसके बाद जो उसकी धुनाई की, इतना सूता उसको मार के गड्ढे में गाड़ दिया। तो बोला महात्मा गांधी इसके आगे बोलना भूल गए थे। अच्छा, ये ऐसी सिचुएशन फिल्म में भी थी ना, मुन्ना भाई वाली फिल्म में भी। हाँ, चलो ईसा मसीह हो गए। उसके बाद सहिष्णुता का विचार थोड़ा बहुत अगर देखना हो, जैसे ग्रीक में ही मैं एक नाम और बोलता हूँ, सुकरात। मैं ग्रीक फिलोसफी के सुकरात की बात कर रहा हूँ, जो प्राचीन काल में यूरोप में पैदा हुए थे। मैं 21वीं सदी के नेहरू विहार के सुकरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सुकरात की बात कर रहा हूँ जो उस जमाने में हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, पश्चिम में जो बीच का समय है उसमें सहिष्णुता नहीं के बराबर है। जब डार्क एज था, डार्क एज में सहिष्णुता नहीं थी। इतना मारा गया लोगों को जो ईसाइयत के खिलाफ थे, तो उसमें टॉलरेंस की वैल्यू विकसित नहीं हो पाई। फिर 15-16 सेंचुरी में क्रूसेड्स इतने सारे हुए। देखिए, बहुत रोचक है, 14th सेंचुरी में इस्लाम बढ़ते बढ़ते स्पेन तक पहुंच चुका है, और स्पेन में क्रिश्चियनिटी है। इन दोनों में झगड़ा है। अब ये दोनों आमने सामने, दोनों जो धर्म है ना, ये सामी धर्म, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। तीनों सामी धर्म, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, खुद तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए ये स्कोप नहीं होता कि ये दोनों धर्म, तीनों धर्म एक साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रह लें, ये तनाव रहता है। अब जब स्पेन में आमना सामना होने लगा, तो दोनों धर्म साबित करने लगे कि हम बेहतर हैं। अब साबित कैसे करें? तो बहुत रोचक बात है कि विज्ञान का विकास इस संघर्ष में हुआ। ईसाई चर्च ने उन वैज्ञानिकों को जो नए प्रयोग कर रहे थे, उनसे निवेदन किया कि तुम प्रयोग करके साबित करो कि बाइबल में सही लिखा हुआ है। यहां से विज्ञान के विकास की परंपरा शुरू हुई, और उन्हीं वैज्ञानिकों में एक था गैलीलियो। गैलीलियो ये साबित करने के लिए वैज्ञानिक बना था कि बाइबल में सब सच लिखा है, और जब प्रयोग किए, रिजल्ट्स निकले, तो साबित कुछ और ही हो गया। अब उसकी दुविधा दुनिया की सबसे बड़ी दुविधाओं में है। जिस प्रोजेक्ट में था, उसका उद्देश्य यह साबित करना था कि बाइबल ठीक है, और उसी प्रोजेक्ट का निष्कर्ष निकला कि बाइबल में झूठ लिखा हुआ है। तो अंत में गैलीलियो ने तय किया कि वो सच बोलेगा, और उसने सच बोल दिया कि बाइबल में सच नहीं है, झूठ है। इंटीग्रिटी। फिर पिटा कस के, क्योंकि इंटीग्रिटी वाला पिटता भी कस के है, खूब पिटा कस के, इतना पिटा, उस बेचारे की मौत हो गई। और उसकी मौत के 500 साल बाद 20वीं सदी के अंतिम दशक में वेटिकन सिटी ने एक बयान जारी किया, गैलीलियो को माफ किया जाता है। इन दुष्टों को अभी समझ नहीं आ रहा कौन किसको माफ करेगा। और जब गैलीलियो बहुत पीड़ित हुआ, तो अंत में उससे माफी मंगवाई गई। उससे माफी मांगी, पर ऐसी माफी मांगी, मैं तो दीवाना हूं उसकी माफी का। क्या माफी मांगी? यद्यपि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रयोग सत्य हैं, मैंने पूरी सावधानी बरती है कि निष्कर्ष सही निकले, और मुझे लगता है कि निष्कर्ष सही है, फिर भी यदि इससे किसी को ठेस पहुंचती है, तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरा निष्कर्ष गलत है, हालांकि मुझे लगता है कि वो सही है। ऐसी माफी मांगी उसने। टॉर्चर खूब हुआ, बेचारा मर गया। उस पियाले में जहर था ही नहीं, वरना गैलीलियो मर गया होता। आज तक याद कर रहे हैं। और किसने उसको मारा था, किसी को याद है? कोई नहीं पूछता किसने मारा था, वो मर के भी अमर हो गया। यही तो बात है, इंटीग्रिटी ही तो चीज है। तो मध्यकाल में नहीं मिलती सहिष्णुता। और उसके बाद 14th सेंचुरी के बाद, जब ईसाइयत के अंदर दो संप्रदाय हो गए, आपको पता है कि रिफॉर्मेशन के दौर में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय पैदा हुआ, जो जर्मनी में मार्टिन लूथर के माध्यम से विकसित हुआ। एक इरेस्मस नाम का आदमी था। फिर जॉन कैल्विन ने कैल्विनिज्म का विकास किया, मेथोडिस्ट चर्च पैदा हुई। ये सारी चर्च मिलकर बन गई प्रोटेस्टेंट चर्च। और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में इतना संघर्ष हुआ कि फ्रांस में तो हालत ये थी 16th सेंचुरी में, एक दिन में 20-20 हजार हत्याएं हो रही थी। एक दिन में इतनी हत्याएं हुई वहां पर। तो सहिष्णुता कहां से पैदा होगी? इसलिए उस दौर में इरेस्मस नाम के व्यक्ति ने पहली बार घोषणा की कि टॉलरेंस अपने आप में एक वैल्यू है जिसका विकास किया जाना चाहिए। इरेस्मस कौन है? धर्म सुधार के दौर में, धर्म युद्धों के दौर में प्रोटेस्टेंट धर्म परंपरा का एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसने रेनेसां में ह्यूमनिज्म में खूब महत्व दिया। तो इरेस्मस एक पहला बड़ा व्यक्ति है जो टॉलरेंस की बात पश्चिम में करता है। इरेस्मस के बाद आगे चलकर एक व्यक्ति टॉमस मूर, जिसने किताब लिखी है यूटोपिया। बहुत सुंदर किताब है यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? एक कल्पना का राज्य, कल्पना का समाज जैसा होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का राम राज्य, तुलसीदास का राम राज्य, वो होता है यूटोपिया। और टॉमस मूर ने लिखा यूटोपिया में एक राज्य ऐसा होगा जहां सभी धर्मों के लोग बिना झगड़ों के मिलजुल के रहेंगे। उसके यूटोपिया के लक्षणों में से एक लक्षण ये भी था
कितनी बड़ी बात है। भारत देख लेता है एक बार आके, समझ आता है यूरोप में कैसा होता है, लेकिन वहां वो कल्पना की बात थी। उसके बाद तो लाइन से बहुत लोग आने लग गए, जिसमें आप एक व्यक्ति JS मिल को शामिल कर सकते हैं, बहुत लोग आ गए उसके बाद। और फिर जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का विचार डेवलप किया, अगर आपने नाम सुना हो, एक व्यक्ति था होलियोक, जॉर्ज जैकब होलियोक एक व्यक्ति का नाम है, जो पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता के विचार का जनक माना जाता है, जॉर्ज जैकब होलियोक। ये सारे व्यक्ति मिलकर धीरे धीरे टॉलरेंस के पक्ष में खड़े हुए, और इस सब का असर यह हुआ कि 1970s में 1973 के आसपास ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से एक विचार शुरू हुआ, जो अब थोड़ा कम पड़ने लगा है। उसका नाम है मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद 1973 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया, कनाडा की सरकार ने उसके आसपास एक्सेप्ट किया। और मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये होता है कि हम अपने देश की सभी संस्कृतियों को समान सम्मान के भाव से देखते हैं। तीसरा फ्रांस ने एक्सेप्ट किया उस समय। अब देखिए, आजकल जो एंटी मुस्लिम फीलिंग्स इन सब देशों में है, कुछ लोग कहते हैं कि वो मल्टीकल्चरलिज्म का ही पोस्ट इफेक्ट है। जैसे फ्रांस में ये माना गया कि हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेंगे। सभी धर्मों का सम्मान करने का मतलब ये भी है कि सबका अपना कोड है, उसको फॉलो करेंगे। इस वजह से वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सॉफ्ट हो गई। केवल पेरिस शहर में 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम फैमिलीज बस गई वहां पर। अब क्या हुआ कि पेरिस एक बहुत ही खुला देश है, जो बोलते हैं ना एन इवनिंग इन पेरिस, तो पेरिस कल्चर एकदम अलग है पेरिस की। पेरिस की शाम का मतलब ये होता है कि वहां लगभग हर व्यक्ति शाम के समय काम धाम नहीं करना चाहता। 4 दिन का सप्ताह चाहते हैं, और 5 दिन भी काम नहीं करना चाहते। शाम के बाद तो मर जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। और शाम होते सब नदी किनारे जुड़ जाते हैं। इन सब यूरोपियन शहरों में क्या होता है, बीच में नदी बहती है, नदी के दोनों तट पर बड़ा सुंदर सा इन्होंने तट बना रखे हैं, सीमेंटेड और अच्छे तरीके से। मतलब लाखों की संख्या में लोग नदी के तट पर रात को बैठते हैं, 5-5, 6-6 घंटे बैठते हैं। कोई गिटार बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, या कुछ दोस्त ऐसे ही बैठे हैं, उधर एक तोता तोती बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा शहर एक्टिव रहता है उस माहौल में। अच्छा, वहां पर ऐसा नहीं होता कि 2 लोग बैठ के बात करें, बाकी घूर के देख रहे हैं क्या हो रहा है, पर ऐसे तो ऐसा नहीं करते हैं ना, क्योंकि वहां प्रेम भुखमरी के शिकार लोग वहां पर नहीं रहते हैं। क्योंकि प्रेम भुखमरी के शिकार नहीं है, इसलिए दूसरों की दाल गलती देख के उनका सीना नहीं जलता है, वो खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी दाल भी गल रही होती है कहीं ना कहीं, तो मस्त रहते हैं, पसंद रहते हैं। अब बजरंग दल वहां पर नहीं है। मतलब आप सोचिए कि हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, सहज रूप से बैठे हैं, लड़का लड़की बैठे, दोस्त वगैरह बैठे, प्रेमी प्रेमिका बैठे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, एनोनिमिटी का ऐसा सुख। मतलब लोग जानते भी है तो कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, एकदम शांत रहेंगे। ऐसी इवनिंग होती है पेरिस की, ऐसा देश है। और वहां कल्पना करें कि उस माहौल में आप घूम रहे हैं, वहां पर सब जोड़े बैठे हैं, वहां की जो ड्रेसिंग है वो भी यहाँ से काफी अलग है, बहुत उन्मुक्त किस्म की ड्रेसिंग है। और उसमें आपने देखा कि 3 महिलाएं बुरके में, साथ में एक आदमी बैठा हुआ है। अब ये कल्चरल मिसमैच हो जाता है अचानक। पेरिस को बहुत एडजस्ट करना पड़ा इस कल्चर को एक्सेप्ट करने में, और नहीं कर पाया फाइनली। पेरिस ने कहा हम तो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के समर्थक हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो शार्ली एब्दो, वो मैगजीन बात बात पर पैगंबर के कार्टून छापती थी। अब फ्रांस की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता में ये निहित है कि हम पैगंबर के कार्टून बना सकते हैं। आप हमारे जीसस का बना रहे हो यार, क्या दिक्कत है, बनाओ, हम माइंड नहीं करेंगे। किसी का बनाओ, क्या दिक्कत है। वो जो बाकी समुदाय आया है, वो जिस कल्चर बैकग्राउंड से आया है, वो इसके लिए तैयार नहीं है अभी, वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। और इससे तनाव होने लगे। उस तनाव में कुछ हिंसक वारदातें हुई। उन हिंसक वारदातों ने पेरिस को, कनाडा को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मल्टीकल्चरलिज्म सही पॉलिसी है या गलत पॉलिसी है। और इसलिए दुनिया भर में इस समय कंजर्वेटिव पार्टीज की या राइट विंग की एक जो बयार चल रही है, अभी इंग्लैंड में देखा हमने फिर से, ये जो लहर है ना, इस लहर के पीछे कहीं ना कहीं यूरोप का ये भय काम कर रहा है कि जब उन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन को खूब एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो हमारी कल्चर में ढले नहीं, बल्कि यहाँ पर एक सेपरेटिस्ट माहौल बनने लगा। और ये जो वहाँ के मासेस में भय बैठ गया है, सच है नहीं, पता नहीं कितना सच है, ऐसा भय बैठाया गया है, बैठ गया है, जो काम करता है इस समय। इसलिए इस समय दुनिया भर में मल्टीकल्चरलिज्म पर बहस होनी शुरू हो गई है कि ये सही पॉलिसी है या गलत पॉलिसी है। लेकिन 1973 के आसपास ये पॉलिसी बहुत जोर शोर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन 3 देशों ने अपनाई थी। अभी भी आपको दिल्ली का बता रहा हूँ, शांति पथ पर जाइए। शांति पथ दिल्ली का सबसे हसीन इलाका है। वहां केवल हसीन बिल्डिंग्स हैं, हसीन पेड़ पौधे हैं, ठीक है। उस सड़क के दोनों तरफ विभिन्न देशों की एम्बेसीज हैं, राजदूतावास है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा दूतावास है जो शांति पथ और उससे साफ वाली सड़क पर है। मैं करीब 1-2 साल पहले वहां से गुजरा तो एक बहुत बड़ी दीवार पर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पे लिखा था, वी बिलीव इन मल्टीकल्चरलिज्म। इस क्लासरूम की जो दीवार है ना, इस दीवार को 4 से गुणा कर दीजिए, इतनी लंबी दीवार थी। और उतनी लंबी दीवार पर बहुत बड़े लेटर्स में इतना लिखा था, वी बिलीव इन मल्टीकल्चरलिज्म। ये घोषणा थी उन लोगों की। अब पता नहीं दीवार पर लिखा कि मिटा दिया है, लेकिन पहले तो ये घोषणा थी। इसलिए यूरोप में सहिष्णुता का मूल्य हमसे ज्यादा है या हमसे कम है? हमसे कम है। उन्होंने समय के साथ सीखा है, लेकिन अभी भी उनको ठीक ठाक तनाव रहता है। हाँ, आज अमेरिका इस मामले में थोड़ा ठीक है। जैसे व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में सहिष्णुता इस समय काफी ठीक स्तर पर विकसित हो गई है। चलिए, सहिष्णुता को लेकर एक अंतिम बात है कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। 2-4 फायदे, 2-4 नुकसान देख लीजिए। सहिष्णुता के फायदे क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं। एक तो हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में, और दूसरा प्रशासनिक जीवन, अगर आप प्रशासक हो गए, और थोड़ा सा चाहें तो सामाजिक जीवन में भी कर लीजिए। समाज को क्या फायदा है।
पहले ये बताओ कि आप